आज पश्चिमी दुनिया भी ब्रिक्स को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। हाल ही में यूरोपीय पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ कहा गया कि अब समय है ब्रिक्स प्लस देशों के साथ करीबी सहयोग बढ़ाने का। क्योंकि पश्चिमी व्यवस्था संकट में है, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता, स्वतंत्र विदेश नीति की कमी है और यूरोप समझ चुका है कि भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन में। उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। जर्मन चांसलर भारत में है और यहां पर आकर भी उन्होंने बोला कि प्लीज हमें पुतिन से बचा लीजिए। उधर मैक्रोन है, वो रशिया में अपनी डेलीगेशन भेज रहा है लिटरली भीख मांगने के लिए। कि इंडियंस ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम इसी तरह जिस तरह हम ये इन ब्लॉक्स का हिस्सा है, बिकॉज ब्रिक्स इज कॉन्सिडर्ड एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। अगर प्रेसिडेंट लूला ये कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर इरा का नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा ब्लॉक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। दिस इज अ स्टूपिड मूव। आप कर क्या रहे हो? आपको पता भी है कि आपको कितना नुकसान पहुंचेगा। और इस रिश्ते को जिसको अमेरिका ने पाल पोस के 20 साल तक किसी तरीके से भारत को यह कन्विंस करा कि यार हम लोग बुरे लोग नहीं है, पता है। उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। दोस्तों, दुनिया की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने पावर सेंटर्स सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट से जुड़ी एक रिपोर्ट ने इशारा किया है कि यूरोप अब हर फैसले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट सोच और अनिश्चित नीतियों ने यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। इसी बीच नजरें तेजी से उभरते ब्रिक्स देशों पर जा रही हैं, जहां भविष्य की संभावनाएं साफ दिखाई दे रही हैं। साल 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर सवाल थे, एक तरफा विश्व व्यवस्था थी। तब ब्रिक्स ने कहा मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। आज 2026 में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हमला हो रहा है, वैश्विक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और ट्रंप की अराजक राजनीति सबको दिख रही है। बट क्या तो पॉलिटिकल इम्पॉसिबल गेम हुई है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूरोपियंस पुतिन के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। किसके लिए? उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। जर्मन चांसलर भारत में है और यहां पर आकर भी उन्होंने बोला कि प्लीज हमें पुतिन से बचा लीजिए। उधर मैक्रोन है, वो रशिया में अपनी डेलीगेशन भेज रहा है लिटरली भीख मांगने के लिए। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, इसकी वो बात करेंगे। आप दंग रह जाएंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। अगर आप मैप को देखते हैं, आपको दिखेगा कि भाई ये युद्ध चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। रियल कॉन्क्वेस्ट कुछ और ही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, अब उन्होंने रशिया को एनिमी बोलना बंद कर दिया। अभी वो चाइना के बारे में बात नहीं कर रहे। उनको लगता है ट्रंप को कि यार यूरोपियंस ही मेरे दुश्मन हैं। गाजा ऑलरेडी ले लिया, वेनेजुएला टेक ओवर हो गया, ईरान गिरने वाला है, ग्रीनलैंड के ऊपर आंखें हैं। सोच के देखिए, दुनिया हंस रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ग्रीनलैंड, कनाडा ये मैं ले जाऊंगा। आज उन्होंने हंसना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का वो एक्सपेंशन का है, वो शुरू हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्सपेंडिंग। कनाडा के अंदर ऑलरेडी विस्परिंग हो रही है कि शायद वो 51st स्टेट अमेरिका का बन जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो है एक्सपेंशन का, डोमिनेंस का और टोटल कंट्रोल का। क्यों बोल रहा हूं? जब अमेरिका बना था, इट वॉज बॉर्न अबाउट 300 ईयर्स बैक, उसके पास सिर्फ 13 स्टेट्स थे। कुछ और स्टेट्स को उन्होंने खरीद लिया, कईयों को कॉन्कर कर लिया। आज 13 से वो 50 पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे 50 पे रुकने की जरूरत क्या है, क्यों ना कनाडा को साथ में जोड़कर 51st, वेनेजुएला 52nd। अब तो यहां तक मीम्स बनने शुरू हो गए हैं कि जो मार्को रूबियो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वेनेजुएला के। गाजा ऑलरेडी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ग्रीनलैंड के ऊपर नजरें हैं। और ये चीजें वो है जो नया रियलिटी है और यूरोपियन लीडर्स टेरिफाइड है। दे आर शेकिंग बिकॉज उन्हें मालूम है, दे फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ। आज ग्रीनलैंड है, कल को अगर इनके किसी कंट्री के ऊपर नजर अमेरिका की पड़ गई, वो उनको टेक ओवर कर लेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो इनको खाने की फिराक में है। ये यूरोपियंस पैनिक में आए हैं पहली बार। आज अगर आप फेसेस देखेंगे पेरिस में, रोम में, और भाई मैक्रोन, हमारी मिलोनी फुल ब्लोन पैनिक के अंदर है।
इन्होंने हमेशा ही वॉशिंगटन की लीड को फॉलो किया। आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिर्फ ताकत की नहीं, भरोसे और स्थिर नेतृत्व की कहानी बन चुकी है। यूरोप यह समझने लगा है कि एक ही देश पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना लंबे समय में जोखिम भरा हो सकता है। इसी सोच के साथ वह नए विकल्प तलाश रहा है और यहीं पर ब्रिक्स का नाम मजबूती से सामने आता है। यह समूह अब सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं रहा, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। खास बात यह है कि इस बदलते समीकरण में इंडिया की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। जब कई ताकतवर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर दुनिया में तनाव बढ़ा रहे हैं, तब भारत ह्यूमैनिटी फर्स्ट और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों के जरिए सहयोग और संतुलन की बात कर रहा है। आने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप को साबित करने का मौका है। यूरोप को अब यह एहसास हो रहा है कि भविष्य सिर्फ पश्चिमी धुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ मिलकर ही स्थिर वैश्विक व्यवस्था बनाई जा सकती है। अगर यूरोप और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग गहराता है, तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बदलावों में से एक हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि पावर शिफ्ट होगा या नहीं, सवाल यह है कि इस बदलाव को दिशा कौन देगा। क्या भारत इस मौके को समझदारी और संतुलन के साथ दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने में सफल होगा? यही आने वाले समय की सबसे दिलचस्प कहानी होगी और इसका जवाब वक्त के साथ हमारे सामने आएगा।